शेयरिंग आज। स्लाइड्स दिख रही है बेटा? यस सर। हाँ, स्टेप्स इन एचआरपी। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हम लोग ने जो डिस्कस किया था वो हम लोग ने किया था, पहले तो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है, नीड क्या है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की, देन ऑर्गेनाइजेशन और प्लानिंग और एचआर प्लानिंग में रिलेशनशिप क्या है, स्ट्रेटजी और एचआरपी में लिंकेज क्या है, देन टाइम फ्रेम क्या होता है प्लानिंग का, और स्टेप्स इन एचआरपी। यहाँ तक हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसी में हम लोग डिटेल में आ रहे हैं। जैसे पहला हम लोग ने स्टेप देखा एचआरपी का, वहां पे लिखा हुआ डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव, कि हमें सबसे पहले क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव को पहचानना है। अब ये ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव क्या है, ये बारे में बात कर लेते हैं। तो जब डिटरमाइनिंग ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की बात होती है तो हम पहले देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट जो भी है वो हमारे ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव कहाँ से आएगा, जो ऑर्गेनाइजेशन का मिशन गोल, ठीक है, आपका विजन, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव, शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव जो आपने बना रखे हैं उसके अकॉर्डिंग आता है। फॉर एग्जांपल जैसे हम लोग ने बात करी थी कि जैसे दो कंपनीज मर्जर करना चाह रही हैं, ठीक है, तो दो कंपनीज अगर मर्जर करना चाह रही हैं तो उनका ये है कि सबसे पहले तो कि अगर हम मर्ज कर रहे हैं इसका मतलब हम रिसोर्सेज को शेयर करेंगे। तो जब रिसोर्सेज की शेयरिंग की बात होती है इसका मतलब रिसोर्सेज में आपके मैन पावर रिसोर्सेज भी आता है। तो मैन पावर को आपको शेयर करना है। तो जब मैन पावर को शेयर करना है तो उसके अकॉर्डिंग आपको हो सकता है रिट्रेंच करने पड़े कुछ एम्प्लॉयज को, कि हो सकता है आपके पास रिक्वायरमेंट इतने एम्प्लॉयज की नहीं है, या हो सकता है कुछ और रिक्रूट करने पड़े, हो सकता है कि जो भी एम्प्लॉयज हैं उनसे काम नहीं चलेगा तो हमें हो सकता है और ज्यादा एम्प्लॉयज चाहिए होंगे। तो जैसी आपकी ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव है वो ऑब्जेक्टिव में जो भी चेंज होगा उसके अकॉर्डिंग आपको मैन पावर रिक्वायरमेंट या जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है वो चेंज करनी पड़ेगी। तो जो भी आपकी मैन पावर प्लानिंग होती है उसका बेस जो है वो क्या है, आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ही है, कि ऑर्गेनाइजेशन का आपका ऑब्जेक्टिव क्या है पहले उसको पता करना है। शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या हो सकते हैं उस पर डिपेंड। जैसे लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव की बात करते हैं, लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव में हम ये कहते हैं कि हमने किसी कंपनी से जॉइंट वेंचर किया हुआ है। अब जॉइंट वेंचर जाहिर सी बात है कि लॉन्ग टर्म के लिए होता है, किसी प्रोजेक्ट या किसी डेफिनेट टाइम पीरियड के लिए होता है। तो जब लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव्स की बात करते हैं तब वहां पर भी हमारे पास रिक्वायरमेंट्स बहुत सारी आती हैं, कि हो सकता है हमें मशीनरीज कुछ नहीं चाहिए, मशीनरीज नई अगर चाहिए तो उन मशीनरीज को ऑपरेट करना भी आना चाहिए, यानी हमें कुछ ऐसे एम्प्लॉयज की जरूरत है जो उस मशीन को ऑपरेट कर सके। तो लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग ही हमने क्या करा, अपनी मैन पावर प्लानिंग करी। इसी तरह शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करें तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव में भी बहुत छोटे छोटे ऑब्जेक्टिव आ सकते हैं। जैसे आपने कहा कि मेरी सेल्स इनपुट इतनी होनी चाहिए या मुझे इतनी यूनिट्स प्रोड्यूस करनी है, तो उसके ही अकॉर्डिंग आप अपने मैन पावर को वो करोगे कि अगर हमारे पास वर्कफोर्स ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पास रिक्वायरमेंट इस समय इतनी नहीं है, हमने जो भी प्रोडक्शन करना है वो लिमिटेड लोगों के साथ करना है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने प्लानिंग कर रखी है, यानी बाकी लोगों को हमने किसी और काम में लगा रखा है या कहीं और ही शिफ्ट कर दिया हमने। तो ये भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव बेसिकली जो टाइम फ्रेम है आपका, आपकी ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं, कैसे आप करना चाहते हो, तो उस पर डिपेंड करता है। तो जो भी हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव है उसी के अकॉर्डिंग फिर हम क्या करेंगे, एचआर प्लानिंग करेंगे। तो पहले स्टेप में हमारा यही हुआ कि सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव पहचानना है कि ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव क्या है। फिर उसके बाद एक कास्केड अप्रोच जो हम लोग ने लास्ट क्लास में पहले बात कर चुके हैं, कि कास्केड जो अप्रोच है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये बेसिकली ये बताती है कि हमारा जो प्रोसेस है मैन पावर प्लानिंग का, ये क्या होता है, ऑब्जेक्टिव सेटिंग होता है। यानी जो भी हम इसका ऑब्जेक्टिव सेट करते हैं वो इस तरह से सेट करते हैं कि उसमें जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट में वो सारे इन्वॉल्व हों ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग में। यानी अगर हम एक स्ट्रेटजिक प्लानिंग कर रहे हैं या ऑर्गेनाइजेशन की एक ऑब्जेक्टिव प्लानिंग कर रहे हैं तो उसमें हर लेवल का होना जरूरी है या उसका रोल होना जरूरी है, क्योंकि कोई भी प्लानिंग हम इंडिविजुअल लेवल पे नहीं कर सकते हैं, उसमें सबका इनपुट जरूरी होता है। यानी जितने भी लेवल्स हैं मैनेजमेंट में उन सबका इनपुट जरूरी है, तभी हम एक इफेक्टिव प्लानिंग कर सकते हैं। तो कास्केड अप्रोच बेसिकली यही कहता है कि जितने भी लेवल्स हैं वो सारे इन्वॉल्व होते हैं या इंटरलिंक्ड होते हैं एक दूसरे से, और उनके इनपुट्स के अकॉर्डिंग ही हम ऑर्गेनाइजेशन की प्लानिंग करते हैं। जैसे यहाँ फिगर में भी दिखाया गया कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे पहले बात करी, स्टेटमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन मिशन। अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन का मिशन डिफाइन करना है या मिशन सेट करना है, जैसे हमने कहा कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन का मिशन ये है कि हम मैक्सिमम कस्टमर सेटिस्फेक्शन देंगे या कस्टमर वैल्यू प्रोवाइड करेंगे। तो इस मिशन को अकम्प्लिश करने के लिए या इस मिशन को बनाने के लिए हमें सबसे पहले क्या चाहिए, टॉप मैनेजमेंट का सपोर्ट। कि टॉप मैनेजमेंट जो है वो हमें गाइड करेगा कि हमारा मिशन क्या होना चाहिए, कि मैक्सिमम कस्टमर वैल्यू सेटिस्फेक्शन हो सकता है,
सोशल वेलफेयर कुछ हो सकता है हमारा मिशन। तो क्या मिशन है उसके लिए टॉप मैनेजमेंट पहले हमें गाइडेंस देगा या सपोर्ट देगा। देन लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव की बात आती है। लॉन्ग रेंज ऑब्जेक्टिव जैसे हमने फॉर एग्जांपल मान लिया कि 10 साल में या 5 साल में हम ये देखना चाहते हैं कि हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है इस पर्टिकुलर पोजीशन तक पहुंच जाए। अब जब इसकी बात होगी तो उसमें इन्वेस्टमेंट लगेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत ज़्यादा इनपुट की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हमें बर्डन हो सकता है। तो यहाँ पर भी टॉप मैनेजमेंट की इनपुट ज़रूरी है, तो टॉप मैनेजमेंट हमें बताएगा। फिर शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव आया। शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव कुछ समय के लिए कि 3 साल में हमें इतनी सेल करनी है, 3 साल में हमें इतना प्रॉफिट गेन करना है। तो वहां पर ऑपरेटिव लेवल, ये जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है उसका रोल आएगा। वो इनपुट अपने देगा कि नहीं शॉर्ट रेंज ऑब्जेक्टिव में ये चीजें पॉसिबल हैं, तभी ये चीजें हो सकती हैं। देन डिविजनल डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स अगर हम करते हैं कि एचआर का अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, एचआर डिपार्टमेंट का, मार्केटिंग डिपार्टमेंट का अलग ऑब्जेक्टिव हो सकता है, फाइनेंस डिपार्टमेंट का अलग हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मार्केटिंग डिपार्टमेंट ने कहा कि मैं 1 साल में 10 लाख रुपए तक प्रमोशनल एक्टिविटीज में खर्च करूंगा। तो जो भी इनका ऑब्जेक्टिव है या जो भी इन्होंने सेट कर रखा है कि इतना हमें करना है प्रमोशनल एक्टिविटीज में करना है, तो उसके लिए जो सुपरवाइजरी लेवल पे है या जो मैनेजरियल लेवल पे है उनका इनपुट जरूरी है। तो उनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्व है रोल, तो उसके अकॉर्डिंग फिर वो आगे लेते हैं। देन सब यूनिट्स, इसी के बाद और सब यूनिट्स में आते हैं। एचआर डिपार्टमेंट के अंदर अलग अलग हो गए, हो सकता है प्रमोशन से हो, कुछ कंटेंट राइटिंग से हो, ठीक है, कुछ न्यूज़पेपर एडवर्टीजमेंट जो पब्लिशर्स हैं उनसे बात करते हो। तो जो सब यूनिट्स हैं उनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स होंगे, इसी के अकॉर्डिंग उनका जो सुपरवाइजर का जो लोअर लेवल होगा उनके इनपुट चाहिए होंगे। यानी बोल रहा है कि जब भी हम स्ट्रेटेजिक प्लानिंग करते हैं या ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग करते हैं, तो जो कास्केड अप्रोच वो कहता है उसमें हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट का रोल होता है या हर लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व होता है। बिना लेवल ऑफ मैनेजमेंट इन्वॉल्व करे हम कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते हैं या कोई भी स्ट्रेटजी इफेक्टिव तरीके से इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हैं। तो कास्केड अप्रोच ने कहा कि ये इसमें जितने भी लेवल्स होते हैं मैनेजमेंट के, सबका इनपुट जरूरी है जब भी हम ऑर्गेनाइजेशन प्लानिंग कर रहे हैं। अपवर्ड डाउनवर्ड एरो जो उन्होंने बताया वो ये है कि लिंकेज है एक दूसरे का, ये वाला आगे वाले को बताएगा, फिर टॉप मैनेजमेंट नीचे वाले उसको बताएगा, और इनमें कहीं ना कहीं जो भी है कनेक्शन या कम्युनिकेशन जो है वो बना रहेगा। देन आया कि कौन कौन से फैक्टर्स ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को अफेक्ट करते हैं, क्योंकि हम ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव की तो बात कर रहे हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव हमारा ये होना चाहिए, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को इन्फ्लुएंस करते हैं और उनको हम किसी तरह से एलिमिनेट नहीं कर सकते हैं। जैसा पहला है गवर्नमेंटल इन्फ्लुएंसेस। गवर्नमेंट इन्फ्लुएंसेस ये होता है कुछ गवर्नमेंट डिसीजंस हो गए। ऐसे अभी रिसेंटली गवर्नमेंट का ये है कि चाइना से हमें बहुत ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी है या बिजनेस नहीं करना है, तो उसका इफेक्ट कहीं ना कहीं पड़ेगा। मान लीजिए हमने कहा कि मेरा ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव था कि हम एक्सपेंशन की तरफ जाना चाहते थे, हम जो भी प्रोसेस कर रहे थे वो किसी एक ज्योग्राफिकल लोकेशन पे ना करके हम अपने प्रोडक्ट को ग्लोबल बनाना चाहते थे, हम दूसरी कंट्रीज में भी चाह रहे थे कि हमारा प्रोडक्ट पहुंचे। लेकिन जब हम मास में प्रोडक्ट ज्यादा बनाते हैं या ज्यादा बल्क में बनाते हैं तो हमें रॉ मटेरियल बहुत एडवांस में चाहिए होता है या बहुत ज्यादा क्वांटिटी में चाहिए होता है, और उसकी सप्लाई कोई ऐसा कंट्री कर रहा है जो बैन है या गवर्नमेंट ने उसको बैन लगा रखा है। तो फिर हम क्या करेंगे, हमारा जो एक्सपेंशन प्लान है वो सही से काम नहीं कर पाएगा। तो इसलिए कह रहा है कि गवर्नमेंट इन्फ्लुएंस इफेक्ट करता है, गवर्नमेंट के कोई भी डिसीजन हमारे जो भी ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव है उनको इफेक्ट करते हैं, यानी उसके ही अकॉर्डिंग हमें उसमें चेंजेस लाना होता है। देन जनरल इकोनॉमिक कंडीशन की बात होती है। इकोनॉमिक कंडीशन में जैसे हमने कहा बेसिकली इस समय करंट कोविड सिनेरियो की बात कर रहे हैं, तो डिस्पोजेबल इनकम बहुत कम है। तो जब डिस्पोजेबल इनकम कम है यानी परचेजिंग पावर लोगों के पास कम है, यानी जब लोगों के पास पैसा ही नहीं है तो उस चीज को खरीदेंगे कैसे। तो हमने भले मान लिया ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव ये सेट कर रखा है कि हमें 3 साल में या 2 साल में या शॉर्ट टर्म या मिड टर्म जो भी हमने कर रखा है 5 साल में हमें इतनी सेल्स होनी चाहिए हमारी, लेकिन हमने अपना ऑब्जेक्टिव तो सेट कर रखा है, लेकिन हमें ये देखना क्या लोगों के पास जो इकोनॉमिक कंडीशन है उसमें कोई चेंज हुआ है। अगर इकोनॉमिक कंडीशन में चेंज हुआ है, लोगों की परचेजिंग पावर कम हुई है, तो इसका मतलब हमारी सेल्स भी कम होगी या हम उतना जो भी प्रॉफिट चाह रहे थे वो नहीं कमा पाएंगे। तो जनरल इकोनॉमिक कंडीशन इफेक्ट करती है। कंपटीशन बहुत इफेक्ट करता है। कंपटीशन इस तरह से इफेक्ट करता है अगर सिमिलर तरह का प्रोडक्ट है, वो डिफरेंट नहीं है, उसमें कुछ यूनिक हम नहीं दे रहे हैं और सेम प्रोडक्ट दूसरे लोग भी ऑफर कर रहे हैं, तो जितना ज्यादा कंपटीशन होगा उस मार्केट में उतना ही हमारी जो ऑब्जेक्टिव है वो फिक्स नहीं रहेगा, उसमें चेंजेस होते जाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर बहुत ज्यादा है, इंटेंस कंपटीशन है, और इंटेंस कंपटीशन के अकॉर्डिंग हमें अपने आप में चेंजेस करने होंगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव जो हमारा है वो एक सेट नहीं हो सकता, उसमें चेंजेस होते रहेंगे टाइम टू टाइम। देन बात आती है चेंजेस इन वर्क फोर्स की। वर्क फोर्स में चेंजेस हो रहा है। वर्क फोर्स में चेंजेस जैसे मर्जर्स की हम लोग बात करते हैं
या जैसे अभी हम इसमें लॉकडाउन की बात करें तो काफी सारे जो वर्कर्स थे वो किसी दूसरे स्टेट से थे, वो अपने स्टेट होम टाउन वहां चले गए, तो अब हमें नए एम्प्लॉयज चाहिए। और वो जो है वर्कफोर्स जो है इस समय करंट सिनेरियो में वो ज्यादा फैमिलियर नहीं है उस काम से या उस पर्टिकुलर लोकेशन से। तो जब वर्कफोर्स में चेंज हुआ, पहले जो हमारे पास फैमिलियर एम्प्लॉयज थे वो अब हमारे पास नहीं है और उसमें कुछ चेंज हुआ है, तो उसके अकॉर्डिंग हमें ऑर्गेनाइजेशन का ऑब्जेक्टिव सेट चेंज करना पड़ेगा। क्योंकि हो सकता है हम पहले एक दिन में 1,000 यूनिट बना लेते हो, लेकिन अब क्योंकि वर्कफोर्स चेंज हुआ है, उसकी कैपेबिलिटी अभी हमें उतनी मालूम नहीं है या हम एज्यूम नहीं कर सकते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग हमें अपने टारगेट को कम करना होगा या टारगेट में एडजस्टमेंट करना होगा कि जो भी हमारा टारगेट है 1,000 यूनिट बनाने का, उसमें जितना हो जाए। अगर हो सकता है 800 हम बना लें तो अच्छी बात है, अगर 500 हम बना सकते हैं तो भी अच्छी बात है, क्योंकि हमारा वर्कफोर्स चेंज हुआ है, हम एक ही बार में पूरा स्टैंडर्ड सेट नहीं कर सकते हैं। तो ये जो फैक्टर्स हैं ये कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली अफेक्ट करते हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन ऑब्जेक्टिव को। देन नेक्स्ट जो स्टेप आया वो आया, पहले हमने ऑब्जेक्टिव सेट कर लिया, दूसरा स्टेप आया कि हमें स्किल्स क्या चाहिए, एक्सपर्टाइज क्या चाहिए या क्या डिमांड है हमारे काम की, जो भी हम टास्क करवाना चाहते हैं उसकी एक्सपेक्टेशन क्या है हमारी। तो उसमें ये होता है फ्यूचर ह्यूमन रिसोर्स नीड कैन बी डिटरमाइंड बाय सम मेथड्स। तो उसमें हमें कितने लोगों की जरूरत है फ्यूचर में, वो कुछ मेथड से हम पता करते हैं। वो मेथड्स क्या हो सकते हैं, मैथमेटिकल भी हो सकते हैं, जजमेंटल भी हो सकते हैं। मैथमेटिकल फोरकास्ट से मतलब ये है कि हम कुछ प्रेडिक्शन कर रहे हैं, वो किसके बेसिस पे, कुछ मैथमेटिकल फॉर्मूला, हमने कोई ऐसा फॉर्मूला बना रखा है जिसके बेसिस पे हम प्रेडिक्शन करते हैं। ऐसे आप टाइम सीरीज एनालिसिस करते हो, तो टाइम सीरीज एनालिसिस मैथमेटिक्स में आपने पढ़ा होगा, टाइम के अकॉर्डिंग जो चेंजेस हो रहा है उसमें हम देखते हैं कि पास्ट रिकॉर्ड हमारा क्या था, लास्ट 5 ईयर्स 3 ईयर्स, तो मूविंग एवरेज हम निकाल सकते हैं या उसके अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि पिछले 5 सालों में कितना हुआ था हमारा, उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 5 ईयर्स के लिए क्या हो सकता है। तो इस हिसाब से हम किसी मैथमेटिकल फॉर्मूला के थ्रू हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो वो तो हो गया मैथमेटिकल, हम एस्टिमेशन कर रहे हैं। दूसरी बात आती जजमेंटल। जजमेंटल में जो रोल आता है वो आता है इंडिविजुअल का, यानी पर्सनल इंट्यूशन, जो डिसीजन ले रहा है या जो प्लानिंग कर रहा है या जो फोरकास्टिंग कर रहा है, उसकी पर्सनल इंट्यूशन मायने रखती है कि वो कितना अच्छा सोच सकता है या वो कितना अच्छा प्रेडिक्ट कर सकता है। ये इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है। हो सकता है किसी सिचुएशन में एक इंडिविजुअल बहुत अच्छा सोच रहा हो किसी प्रोडक्ट के लिए कि हाँ इस प्रोडक्ट में मैं मान रहा हूँ या ये मैं मान रहा हूँ कि इस सिचुएशन में इतनी मैन पावर की हमें जरूरत पड़ेगी, लेकिन हो सकता है वही किसी दूसरी सिचुएशन में काम ना करे। तो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है, सबकी पर्सनल इंट्यूशंस अलग अलग होती हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें चेंज करना होता है। और ये पर्सनल इंट्यूशंस स्ट्रांग कब होती हैं या जो एक्यूरेसी है वो कब आती है, जितना हमारा एक्सपीरियंस बढ़ता जाता है। यानी अगर उस फील्ड में हम ज्यादा समय तक हैं या ज्यादा समय से वहां पे काम कर रहे हैं तो हमारा प्रोडिक्शन ज्यादा एक्यूरेट होता जाता है, हम क्लोज पहुंच जाते हैं एक्चुअल डेटा के। यानी एक्चुअल जो हमने प्रेडिक्ट किया, मान लीजिए हमने कहा कि हमें 10,000 एम्प्लॉयज की जरूरत है नेक्स्ट 3 मंथ्स में, तो अगर हमने प्रोडिक्शन ये कर रखा है और हमारे पास 10 साल या 5 साल का एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है 10,000 नहीं होगा रिक्वायरमेंट, 8,000 या 9,000 की होगी, लेकिन हम क्लोज पहुंच गए। एक्यूरेसी जितनी क्लोज होगी या उसमें एरर जितना कम होगा तो हम उसे अच्छा मानेंगे। तो जजमेंटल बेसिस पे भी हम कर सकते हैं एस्टिमेशन या फोरकास्टिंग, और मैथमेटिकल बेसिस पे भी कर सकते हैं। अब ये जो जजमेंटल मेथड्स ये बहुत आता है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं फोरकास्टिंग के या मैन पावर प्लानिंग के, कौन कौन से मेथड्स हैं। तो जजमेंटल मेथड्स कौन कौन से होते हैं, उनके क्लासिफिकेशन कुछ हैं, उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। पहला जो होता है मैनेजेरियल एस्टिमेट्स। मैनेजेरियल एस्टिमेट्स जो होता है उसमें बेसिकली जो मैनेजेरियल लेवल पे हैं या जो मैनेजर्स हैं वो अपना एस्टिमेट देते हैं फ्यूचर के लिए। यानी बेसिकली जो एचआर मैनेजर हैं या जो टॉप लेवल मैनेजमेंट है या मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो बताते हैं कि कितना हमारे लिए जरूरत होगी मैन पावर की। ऐसे मैनेजेरियल लेवल पे कोई टॉप मैनेजर है तो वो कहेगा कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन में 1,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं या 4 डिपार्टमेंट है, 4 डिपार्टमेंट में 25 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है हर समय, इसका मतलब हमें 100 एम्प्लॉयज चाहिए वहां पर। जो मिडिल लेवल मैनेजमेंट है वो बताएगा कि 25 एम्प्लॉयज तो हैं हमारे पास, लेकिन हो सकता है बहुत ज्यादा इफेक्टिव ना हो, उनमें से कुछ बहुत अच्छा काम ना करते हो, तो हमें हो सकता है एडिशनल एम्प्लॉयज की जरूरत है या उनमें से कम करने की जरूरत है। तो मैनेजरियल एस्टिमेट जो होता है वो ये बताता है, इंडिविजुअल जो मैनेजर्स हैं वो अपना एस्टिमेशन देते हैं फ्यूचर के लिए और वो अपने अकॉर्डिंग बताते हैं कि कितनी हमें मैन पावर की रिक्वायरमेंट है। तो वो मैनेजरियल एस्टिमेट्स हो गया। देन बात आती है डेल्फी टेक्निक्स। जो डेल्फी टेक्निक्स है वो बेसिकली एक पैनल होता है एक्सपर्ट्स का, जैसे हम लोग ने पहले भी बात करी कि जो एक्सपीरियंस होता है वो आपके प्रोडिक्शन को एक्यूरेट बनाता है। तो जो डेल्फी टेक्निक्स होती है वो बेसिकली क्या करती है, अलग अलग एक्सपर्ट्स को इन्वाइट करते हैं हम। तो वो जो अलग अलग एक्सपर्ट्स होते हैं वो अलग अलग फील्ड से हो सकते हैं। मान लीजिए हमने हर डिपार्टमेंट के जो मेन
एम्प्लॉयज हैं या जो काफी समय तक हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं, उनको हम इनवाइट करते हैं और उनसे उनके इनपुट लेते हैं, उसका एक पैनल बना लेते हैं हम एक्सपर्ट्स का, और उनसे कहते हैं कि हमें कितनी मैन पावर की जरूरत होती है। तो जो फाइनेंशियल डिपार्टमेंट है वो कहता है कि हमारे पास फंड्स इतना होता है, उस फंड्स के अकॉर्डिंग हम इतने एम्प्लॉयज हायर कर सकते हैं और इतने लोगों को सैलरी दे सकते हैं, इसलिए इसका मतलब हमें इतने लोगों की जरूरत है। जो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट है वो अपने इनपुट देता है, वो कहता है कि नहीं, डेली हम इतनी यूनिट प्रोड्यूस करते हैं तो उसमें इतने लोग एक दिन में इतना काम कर सकते हैं, इसका मतलब हमें 1 महीने के लिए या 6 महीने के लिए इतने लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह से सारे डिपार्टमेंट्स अपना अपना इनपुट देते हैं। उसके बाद एक मीडिएटर होता है जो क्या करता है, कंक्लूड करता, सबके इनपुट्स लेता है और उसको कंक्लूड करने की कोशिश करता है कि इनमें से कौन सा हमारे लिए बेस्ट रहेगा ऑप्शन, या और जिसमें सबकी कंसेंट हो, सब सहमत हो, जितने इन्वॉल्व हैं पैनल में वो सारे सहमत हो कि हाँ ये जो फिगर है ये एग्जैक्ट फिगर है और इसके ही अकॉर्डिंग हम आगे बढ़ सकते हैं। यानी एग्रीमेंट बहुत जरूरी है। जब तक सारे एग्री नहीं है, सारे लोग कह रहे हैं कि नहीं अभी इसमें और चेंजेस की जरूरत है, तब तक ये प्रोसेस चलता रहता है। ये जो एक्सपर्ट्स हैं ये डिस्कशन करते रहते हैं और अपने इनपुट्स देते रहते हैं। तो डेल्फी टेक्निक बेसिकली क्या है, एक पैनल है एक्सपर्ट्स का, वो पैनल एक्सपर्ट्स ये बताता है, अपने अपने इंडिविजुअल इनपुट देता है, फिर उसके बाद उनमें से एक मीडिएटर होता है जो कंक्लूड करता है, सबको एग्री करता है कॉमन फिगर के लिए, और उसके बाद वो कॉमन फिगर डिसाइड कर लिया जाता है कि इतने एम्प्लॉयज की जरूरत होती है हमें। फिर आता है सिनेरियो एनालिसिस। सिनेरियो जो एनालिसिस होता है वो बेसिकली एक तरह से क्या है, ब्रेन स्टॉर्मिंग ही है। ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली क्या होता है, ब्रेन स्टॉर्म वर्ड से ही स्टार्ट हो रहा है, स्टॉर्म मतलब कि फ्लो होना या आउटफ्लो होना किसका, आइडियाज का। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग बेसिकली क्या है कि हम ओपन कर देते हैं या फ्री कर देते हैं मैनेजर्स को कि आप अपनी तरफ से सोच के बताइए कि कितने एम्प्लॉयज की आपको जरूरत है या कितने एम्प्लॉयज आप हैंडल कर सकते हैं। तो इसमें जो ब्रेन स्टॉर्मिंग या मेथड जो होता है, इसमें बेसिकली उन लोगों को लिया जाता है, इंक्लूड किया जाता है जो 5 साल से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन से जुड़े हुए हैं या 5 साल से ज्यादा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो उनके पास एक्सपीरियंस ज्यादा होता है, उन्हें पता होता है कब सीजनल फ्लक्चुएशन आएगा, किसी पर्टिकुलर सीजन में या किसी पर्टिकुलर मंथ में लोग ज्यादा एब्सेंट होते हैं, इसका मतलब उस टाइम पर हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होगी, क्योंकि बहुत लोग हो सकता है सीजन चेंज हुआ, बीमार पड़ सकते हैं और उसकी एब्सेंस में हमारा काम रुक सकता है। तो इसके लिए जो एक्सपीरियंस जो हमारे पास एम्प्लॉयज होते हैं वो अपने इनपुट देते हैं और वो बताते हैं कि हाँ इतनी इतनी चीजों की जरूरत है या इतने इतने एम्प्लॉयज हमें चाहिए और उसके अकॉर्डिंग हमें डिसीजन लेना चाहिए। देन जो नेक्स्ट आता है वो आता है बेंचमार्किंग। बेंचमार्किंग जो होता है वो क्या करता है, एक स्टैंडर्ड सबसे पहले आइडेंटिफाई करता है, एक स्टैंडर्ड। तो वो क्या करता है, कंपनीज के अंदर जो इंटरनल प्रैक्टिसेस हैं या जो प्रोसेस हैं उनको मेजर करता है कि कंपनी की इंटरनल कैपेबिलिटी क्या है, कितने लोगों को हैंडल किया जा सकता है ऑर्गेनाइजेशन के अंदर। जैसे हमने कहा हमारी ऑर्गेनाइजेशन छोटी है, बहुत ज्यादा बड़ी नहीं है, अभी इस्टेब्लिश हुई है, तो हम ज्यादा एम्प्लॉयज अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, हो सकता है मैक्सिमम 100 एम्प्लॉयज रख सकते हैं। तो वो इंटरनल कैपेबिलिटी फाइंड आउट कर लेता है कि हमारी इंटरनल कैपेबिलिटी ये है। फिर स्टैंडर्ड क्या है, उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या उस पर्टिकुलर काम को करने के लिए मिनिमम कितना स्टैंडर्ड चाहिए, कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, उसके अकॉर्डिंग क्या हम एडजस्ट कर सकते हैं, और अगर नहीं एडजस्ट कर सकते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हमको अपने प्लान के अकॉर्डिंग या जो स्टैंडर्ड हमने सेट कर रखा है उसके अकॉर्डिंग हमको क्या करना होगा, चेंजेस लाने होंगे या शिफ्ट में। जैसे हमने कहा कि 100 एम्प्लॉयज हैं और इससे ज्यादा हम अफोर्ड नहीं कर सकते, लेकिन हमारा जो काम है वो बहुत ज्यादा है, वो नहीं हो सकता है, तो क्यों ना हम उस काम को ब्रेक कर दें, 50 एम्प्लॉयज हम एक शिफ्ट में बुलाएं, 50 एम्प्लॉयज एक दूसरी शिफ्ट में बुलाएं। 2 शिफ्ट में काम करेंगे तो ज्यादा वर्किंग आवर्स बढ़ जाएंगे, तो हमारी जो प्रोडक्शन यूनिट है वो बढ़ सकती है। तो बेंचमार्किंग में हम एक स्टैंडर्ड सेट कर देते हैं, उस स्टैंडर्ड से फिर अपने आप को कंपेयर करते हैं, ये देखते हैं कि हम कितनी पीछे हैं या कहाँ किस पोजीशन पे हैं, और उसको स्टैंडर्ड को मैच करने के लिए या उसको मीट करने के लिए हमें क्या इनपुट और चाहिए, उसके अकॉर्डिंग अपने आप को एडजस्ट करते हैं। तो ये बेंचमार्किंग हो गया। तो ये आपके जजमेंटल मेथड थे जिसमें इंडिविजुअल इनपुट की जरूरत थी, किसी तरह का मैथमेटिकल फॉर्मूला नहीं था। यानी जजमेंटल मेथड में हमने मैनेजरियल एस्टिमेट्स की बात करी, हमने डेल्फी टेक्निक्स की बात करी, पैनल्स ऑफ एक्सपर्ट्स की बात करी, हमने सिनेरियो एनालिसिस जो ब्रेन स्टॉर्मिंग जिसे कहते हैं, ब्रेन स्टॉर्मिंग भी किसी किसी बुक में आपको ब्रेन स्टॉर्मिंग दिया होगा वो हो सकता है, बेंचमार्किंग हो सकता है। तो ये सारे क्या हैं, आपके जजमेंटल मेथड्स हैं। देन अब बात करते हैं मैथमेटिकल या स्टैटिस्टिकल मेथड्स की। जो मैथमेटिकल मेथड्स है वो बेसिकली फॉर्मूला बेस्ड होता है, कोई एक डेफिनेट फॉर्मूला होगा और उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, प्रेडिक्शन करते हैं। वो जो भी हमारा फॉर्मूला है, जैसे हमने कहा कि जो हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस, पहला हमारा टाइम सीरीज एनालिसिस क्या आता है, पास्ट रिक्वायरमेंट या
पास्ट डेटा, उसके अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, फ्यूचर का प्रेडिक्शन करते हैं। तो पास्ट डेटा क्या होता है हमारा, पास्ट डेटा जैसे हमने कहा कि पिछले साल या पिछले सीजन में या पिछले 5 सालों में हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ी, या कितने लोग छोड़कर गए, या कितने लोग और हमें एक्स्ट्रा हायर करने पड़े। तो ये सारे हमारे हिस्टोरिकल डेटा से मिल जाएंगे। तो पास्ट डेटा या हिस्टोरिकल डेटा के बेसिस पे हम क्या करते हैं, नेक्स्ट 5 ईयर्स या नेक्स्ट 3 ईयर्स के लिए प्रेडिक्शन करते हैं। इसके कुछ मेथड्स होते हैं इसके अंदर, टाइम सीरीज के अंदर। जैसा एक है मूविंग एवरेज। मूविंग एवरेज कहता है वो, जैसे 3 ईयर्स मूविंग एवरेज आप ले सकते हैं, 5 ईयर्स मूविंग एवरेज ले सकते हैं। तो उसमें हम ये करते हैं कि जैसे पिछले 3 साल में हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत हुई, तो उसके अकॉर्डिंग नेक्स्ट 3 ईयर्स में हमें कैसे हो सकती है, पिछले 5 साल हमें कितने, उसका एक एवरेज निकाल ले कि पिछले 5 साल ऑन एन एवरेज हमें 1,000 एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, तो नेक्स्ट 5 ईयर्स भी हमें ऑन एन एवरेज 1,000 लोगों की जरूरत पड़ेगी। तो हम मूविंग एवरेज निकाल लेते हैं। एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग, एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग में कुछ फैक्टर्स आ जाते हैं। वो सीजनैलिटी हो सकती है, वो ट्रेंड हो सकती है। सीजनैलिटी से ऐसा हो सकता है, जैसे मान लीजिए हमने कहा कि हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है, लेकिन पर्टिकुलर सीजन, जैसे हमने कहा कि आपका मई या जून में हमारा प्रोडक्शन जो होता है या हमारे जो प्रोडक्ट की डिमांड है वो बहुत कम हो जाती है, यानी हमारा प्रोडक्शन प्रोसेस जो होता है वो बहुत कम होता है, लिमिटेड होता है, यानी उस मंथ्स में हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं पड़ती है। और वहीं हम जब अक्टूबर नवंबर की बात करते हैं, एक वहां पर हमारे पास डिमांड ज्यादा होती है प्रोडक्ट की, एक सीजनल फैक्टर वहां पर आता है, और उस मंथ में हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत होती है। तो जो एक्सपोनेंशियल स्मूथिंग है वहां पर ये कहता है किस पर्टिकुलर फैक्टर की वजह से हमें जरूरत है। जैसे सीजनल फ्लक्चुएशन हो रहा है, सीजनल फ्लक्चुएशन ये हो रहा है कि किसी मंथ में हमें कम लोगों की जरूरत पड़ रही है और किसी मंथ में हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है। तो उस सीजनल फैक्टर की वजह से हम डिमांड कर लेते हैं कि इस 2 महीने में हमें कम लोगों की जरूरत है, यानी हम जनवरी से अगर हम जून तक की प्लानिंग कर रहे हैं तो हम इतने एम्प्लॉयज लेके चलेंगे कि मई जून में हमें कम से कम एम्प्लॉयज की जरूरत है। इसका मतलब जनवरी से हम अप्रैल तक ही लेके चल रहे हैं या प्लानिंग करके चल रहे हैं मई तक, और उसके अकॉर्डिंग हम आगे का प्रोडक्शन कर रहे हैं। देन नवंबर अक्टूबर में हमें ज्यादा लोगों की जरूरत पड़ रही है, इसका मतलब जो जुलाई से और दिसंबर तक हम प्लानिंग करेंगे उसमें हम ज्यादा एम्प्लॉयज अपने पास पहले से हायर करके रखेंगे, ताकि जब हमें ज्यादा एम्प्लॉयज की जरूरत हो तो वो हमारे पास अवेलेबल हो। तो उसके अकॉर्डिंग हम कर लेते हैं। रिग्रेशन टेक्निक्स आती हैं। रिग्रेशन टेक्निक्स जो होती हैं वो बेसिकली डिपेंड करती हैं इनपुट और आउटपुट वेरिएबल्स पर। अब ये इनपुट आउटपुट वेरिएबल्स क्या है ये बात कर लें। इनपुट वेरिएबल्स जैसे होते हैं कि जो हमने इनपुट दिए, जैसे हमने कहा मैन पावर रिक्वायरमेंट, तो मैन पावर रिक्वायरमेंट के लिए इनपुट्स हमारे क्या है, इनपुट्स हमें मतलब मैन पावर मिलेंगे कहाँ से, तो मिलेंगे हमें प्लेसमेंट एजेंसी से मिल सकते हैं, स्कूल्स इंस्टीट्यूशन से मिल सकते हैं। तो इनपुट वेरिएबल हमारे मान लीजिए कॉलेज या इंस्टीट्यूशन हो गए। उसके अकॉर्डिंग आउटपुट क्या होगा हमारा, मैन पावर, कि मैन पावर कितनी मैन पावर हमें मिलेगी। तो हम यहाँ पर रिग्रेशन टेक्निक्स में जैसे हमने कहा कि स्कूल कॉलेजेस में जो जो भी कोर्सेज होते हैं वो या तो ईयरली बेसिस होते हैं या सेमेस्टर बेसिस पे होते हैं। तो हमने कहा ये जो ईयरली बेसिस या सेमेस्टर बेसिस में पास आउट स्टूडेंट हमें कम मिलेंगे, यानी जो फाइनल स्टूडेंट्स होंगे जो डिग्री या कोर्स अपना कंप्लीट कर चुके होंगे वो कम मिलेंगे। सेमेस्टर बेसिस की अगर हम बात करते हैं तो वो हो सकता है जून में सेमेस्टर उनका खत्म होता है, यानी जून में हम अगर कॉलेज इंस्टीट्यूशन से कॉन्टेक्ट करेंगे तो हमें ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयज हायर करने में हेल्प मिल सकती है, क्योंकि जून में उनके एग्जाम खत्म हो जाते हैं और उसके बाद वो फ्री हो जाते हैं बच्चे। तो उसके बाद वो जो हमारा इंस्टीट्यूट जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन है वो ज्वाइन कर सकते हैं। अगर कहीं पर ईयरली कोर्स चल रहा है तो उनके लिए हमने देखा मार्च अप्रैल में उनके पेपर हो जाते हैं, इसका मतलब मई से वो अवेलेबल हो जाएंगे हमें। तो हम मार्च अप्रैल से ही क्या करने लगेंगे, कॉन्टेक्ट करने लगेंगे उस स्कूल या कॉलेज इंस्टीट्यूशंस को कि हमें कुछ एम्प्लॉयज चाहिए, हम उनको हायर करना चाहते हैं। तो रिग्रेशन टेक्निक बेसिकली इनपुट और आउटपुट पे डिपेंड करती है कि इनपुट वेरिएबल कैसा है हमारे, उसके अकॉर्डिंग हमारा आउटपुट क्या होगा या आउटपुट हमें कितना मिल सकता है। रिग्रेशन जो एनालिसिस है उसी को हम डिटेल में, जैसे वहां पर हम लोग ने सिंगल इनपुट की बात करी कि एक इनपुट होगा और आगे होंगे, लेकिन रिग्रेशन जो होता है उसमें कई सारे फैक्टर्स हो सकते हैं या कई सारे इनपुट वेरिएबल्स हो सकते हैं, और उन इनपुट वेरिएबल से हम आउटपुट वेरिएबल्स फाइंड आउट कर सकते हैं। जैसे इसमें बात करी पास्ट स्टडी ऑफ वर्कलोड की, पिछले साल वर्कलोड कितना था एक इंडिविजुअल एम्प्लॉयज का, या पिछले साल हमारी सेल्स क्या हुई थी, इससे भी पता कर सकते हैं कि अगर हमें सेल्स इतनी हुई थी इसका मतलब मार्केटिंग जो सेल्स फोर्स है हमें इतनी लोगों की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि अगर हमें इतनी यूनिट बेचनी है तो उसके लिए इतने मैन फोर्स हमें चाहिए, इतना हमें वर्क फोर्स चाहिए ताकि वो आगे काम कर सके। देन प्रोडक्शन लेवल में भी इसी तरह होता है कि लास्ट ईयर या इसमें हमें इतने प्रोडक्शन लेवल हमने इस मंथ में किया था, उसके अकॉर्डिंग हमें इतने लोगों की जरूरत है। तो यहाँ पर
स्टाफिंग लेवल क्या है ये भी डिपेंड करता है कि कौन सा, जैसे लोअर लेवल मैनेजमेंट है या लोअर लेवल एम्प्लॉयज हैं तो वहां पर हमें ज्यादा लोगों की एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। लेकिन जब हम टॉप लेवल मैनेजमेंट या मिडिल लेवल मैनेजमेंट की बात करते हैं तो वहां पर फ्यू ऑफ कुछ एम्प्लॉयज होते हैं, ज्यादा नंबर ऑफ एम्प्लॉयज नहीं होते हैं, तो वहां पर इतने लोग एम्प्लॉयज की जरूरत नहीं है। यानी स्टाफिंग लेवल भी एक इनपुट है जो डिपेंड करता है कि कितने एम्प्लॉयज की हमें जरूरत होगी। देन आता प्रोडक्टिविटी रेशियो। प्रोडक्टिविटी रेशियो भी एक मेथड है, एक मैथमेटिकल फॉर्मूला है जिससे भी हम पता कर सकते हैं कि कितनी इंप्लॉयज की जरूरत होती है। तो उसमें हम बांट लेते हैं वर्कलोड अपॉन नंबर ऑफ पीपल। मान लीजिए हमें वर्कलोड क्या है कि हमें एक दिन में 1000 यूनिट बनानी है, तो हमने कहा कि हम प्रोडक्टिविटी कैसे मेजर करेंगे, वर्कलोड हमारा कितना है 1000 डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, कितने लोग काम कर रहे हैं, 100 लोग मान लीजिए काम कर रहे हैं, तो एक आदमी 10 यूनिट बनाता है। इस फ्रैक्शन से प्रोडक्टिविटी क्या आ गई हमारी कि एक जो एम्प्लॉई है वो एक एम्प्लॉई एक दिन में 10 यूनिट बनाता है। यानी अगर हमें 2000 यूनिट बनानी है तो हमें 200 एम्प्लॉयज चाहिए, 3000 यूनिट बनानी है तो हमें 300 एम्प्लॉयज चाहिए, 4000 बनानी है तो उसी के अकॉर्डिंग हम बढ़ाते चले जाएंगे, और अगर कम करनी है 500 यूनिट बनानी है तो हम इसका मतलब हमें 50 एम्प्लॉयज की जरूरत है। यानी हमने वो निकाल लिया कि सिंगल इंडिविजुअल एक दिन में कितनी यूनिट बना सकता है, और उसके अकॉर्डिंग एक महीने में या जो हमने टारगेट सेट कर रखा है उसकी यूनिट बनाने के लिए हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, वो मैथमेटिकल फॉर्मूले से हम निकाल लेते हैं। तो प्रोडक्टिविटी रेशियो एक मेथड होता है, उसके थ्रू हम निकाल कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे मेथड्स थे, हमारा मैथमेटिकल मेथड्स हैं और हमारे इसमें जजमेंटल मेथड्स है जिनके अकॉर्डिंग हम एस्टिमेशन करते हैं कि कितनी मैन पावर की जरूरत है। कुछ एडिशनल मेथड्स भी होते हैं जैसे डिटरमाइनिंग एडिशनल ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट। कभी कभी कुछ और भी मेथड यूज होते हैं जिनके थ्रू हम मैन पावर रिक्वायरमेंट्स फुलफिल कर सकते हैं। जैसे एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज। अगर हम प्रेजेंट एम्प्लॉयज को एनालिसिस करते हैं, प्रेजेंट एम्प्लॉयज को एनालिसिस कैसे करेंगे, जो हम परफॉर्मेंस अप्रेजल करते हैं। तो परफॉर्मेंस अप्रेजल में हम देखते हैं कौन अच्छा परफॉर्म कर पा रहे हैं, कौन नहीं परफॉर्म कर पा रहे हैं, तो उनको हम डिमोशन दे सकते हैं, उनका ट्रांसफर कर सकते हैं किसी तरह से। तो एनालिसिस ऑफ प्रेजेंट एम्प्लॉयज हमने देख लिया। देन फोरकास्ट ऑफ एम्प्लॉयज रिक्वायर्ड इन फ्यूचर। दूसरा हम ये करते हैं कि फ्यूचर में हमें कितने एम्प्लॉयज की जरूरत है, एक उससे पता कर सकते हैं। अब ये होगा कैसे, पहले हम बात करते हैं स्किल्स इन्वेंट्री। स्किल्स इन्वेंट्री टेक्निक है, इसमें हम करते हैं कि जब हम असेसमेंट करते हैं एम्प्लॉयज का तो हम देख लेते हैं कौन से अच्छे जो एम्प्लॉय हैं वो अच्छा काम करके देते हैं। तो जो अच्छा काम करके देते हैं उनका एक पूल बना लेते हैं या ग्रुप बना लेते हैं जिसे हम कहते हैं स्किल्ड इन्वेंट्री, कि ये जो हमारे एम्प्लॉयज हैं ये बहुत अच्छा काम करके दे रहे हैं, यानी ये ज्यादा कैपेबल एम्प्लॉयज हैं या इफेक्टिव काम करके दे रहे हैं। इन एम्प्लॉयज का एक अलग ग्रुप बना लिया, उसे हमने कहा स्किल इन्वेंट्री। दूसरा हमने कहा मैनेजमेंट इन्वेंट्री। मैनेजमेंट इन्वेंट्री होता है कि इनको जो हमने लोअर लेवल का काम देना है या ज्यादा टेक्निकल काम नहीं देना है और उनके लिए हमें केवल जस्ट सुपरविजन या मैनेजमेंट की जरूरत है, वो मैनेजमेंट इन्वेंट्री हो गए। यानी ये ठीक ठाक काम कर लेते हैं, इनको हमें केवल सुपरवाइज करना है या डायरेक्शन देना है कि इस काम को ऐसे करना है, तो वो मैनेजमेंट इन्वेंट्री हो गए। देन एक्सपेक्टेड चेंज ऑफ पीपल। कभी कभी लोग की एक्सपेक्टेशन को भी हमें एस्टिमेट करना होता है कि अगर कोई एम्प्लॉय बहुत सालों तक ऑर्गेनाइजेशन से काम कर रहा है या उसके साथ काम जुड़ा हुआ है, तो या एक इंडिविजुअल कोई भी एम्प्लॉय है तो उसकी एक्सपेक्टेशन टाइम टू टाइम चेंज होती जाती है। हो सकता है कुछ मॉनेटरी बेनिफिट्स चाहता हो वो, कि एक्स्ट्रा हमें मॉनेटरी बेनिफिट्स मिले, वो चाहता हो, वो सिक्योरिटी चाहता हो कि हमें परमानेंट कर दिया जाए उस ऑर्गेनाइजेशन में। तो डिफरेंट हमारे जो एक्सपेक्टेशन है वो हो सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग हम क्या कर लेते हैं, डिफाइन कर लेते हैं कि इंडिविजुअल्स की एक्सपेक्टेशन क्या है। जो मॉनेटरी बेनिफिट चाहते हैं एम्प्लॉयज उनको एक अलग ग्रुप में रखा हमने, जो मॉनेटरी बेनिफिट नहीं चाहते हैं, किसी तरह की सोशल सिक्योरिटी चाहते हैं, सोशल बिलोंगिंगनेस चाहते हैं, उनको एक अलग ग्रुप में रख लिया। यानी उनका एक अलग पूल बना लिया कि इनको हम इस तरह से सेटिस्फाई करेंगे और इन एम्प्लॉयज को हम इस तरह से ट्रीट करेंगे। तो सबका जो ट्रीटमेंट होगा वो अलग अलग हो जाएगा। तो एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग हम बना लेते हैं इनको। जैसे स्किल्स इन्वेंट्री को हम डिटेल में बात करते हैं, इसमें क्या करते हैं बेसिकली हम कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट द ऑर्गेनाइजेशन, बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑन ऑल एम्प्लॉयज, कि हर एम्प्लॉयज की बेसिक इन्फॉर्मेशन लेते हैं। बेसिक एम्प्लॉयज यानी कि उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, पास्ट रिकॉर्ड क्या है, पिछले साल या जब से किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहा था तब तक उसने क्या क्या टारगेट अचीव करे, क्या क्या चीजें अकम्प्लिश करी, क्या उसको कोई अचीवमेंट अवार्ड मिला है, क्या वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, उसका किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट तो नहीं है, किसी से कोई लड़ाई उसकी नहीं हुई, वो टाइम पर आता है कि नहीं आता है, पंक्चुअल है कि नहीं है, कितनी छुट्टियां लेता है। तो ये सारी चीजें बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने कलेक्ट कर ली। वो बेसिक इन्फॉर्मेशन क्या क्या हो सकती है, जैसे पर्सनल डेटा। पर्सनल डेटा उसका एज हो गया, ठीक है, जेंडर हो गया, सेक्स हो गया, मैरिटल स्टेटस हो गया, ये सारी चीजें हमने डिफाइन कर ली या आइडेंटिफाई कर ली कि उसके अकॉर्डिंग उसकी रिक्वायरमेंट्स या एक्सपेक्टेशन क्या होंगी। स्किल्स, उसकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, जॉब एक्सपीरियंस उसके पास कितना है, कितनी बार उसे ट्रेनिंग देनी पड़ी या ट्रेनिंग की जरूरत पड़ती है, ये एक रिक्वायरमेंट हो सकती है हमारे लिए।
स्पेशल क्वालिफिकेशन, मेंबरशिप प्रोफेशनल ग्रुप, अगर वो किसी प्रोफेशनल ग्रुप में या किसी टीम का हिस्सा ज्यादा समय तक रहा है, यानी जैसे क्वालिटी सर्कल की हम बात करते हैं, तो क्वालिटी सर्कल बेसिकली एक ऐसा ग्रुप होता है जो क्वालिटी के इंस्पेक्शन में काम आता है, कि हम जो प्रोसेस कर रहे हैं या प्रोडक्ट बना रहे हैं उसकी क्वालिटी को वो चेक करते हैं। तो कितनी बार वो उस क्वालिटी सर्कल का मेंबर रहा है ये पता कर सकते हैं, अचीवमेंट से पता कर सकते हैं, कितनी बार उसे बेस्ट एम्प्लॉय का अवार्ड मिला है या उसे बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया गया है, तो ये अचीवमेंट से पता करा सकते हैं। सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री, सैलरी एंड जॉब हिस्ट्री से कि उससे पहले उसकी सैलरी क्या थी, क्या उसकी सैलरी आगे बढ़ रही है या कम हो रही है, या वो एक फिक्स है जहां पर जिस सैलरी पे वो रिक्रूट हुआ था उसी सैलरी पर है। तो इससे पता चल जाता है कि वो अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो उसका मतलब सैलरी उसकी बढ़ रही होगी, अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा है तो इसका मतलब सैलरी उसकी क्या है, फिक्स है, या जो जैसी थी वही रही, या अगर कम हो रही है तो इसका मतलब वो अच्छा परफॉर्म करके नहीं दे पा रहा है। तो यहाँ से उसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। कंपनी डेटा, कंपनी डेटा में हम ये देखते हैं कि क्या क्या उसने बेनिफिट्स प्लान लिए हैं अभी तक, कि जैसे ऑर्गेनाइजेशन में मान लीजिए उसको लीव मिलती हैं, एक साल में उसको 12 लीव दी जा रही हैं, तो क्या एक साल में वो 12 लीव पूरी अवेल कर लेता है या उसकी लीव बच जाती हैं। जैसे कुछ कंपनीज की तरफ से, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से कुछ कम्युनिकेशन एक्सपेंसेस, ट्रेवलिंग या कुछ फैसिलिटीज दी जाती हैं, तो क्या वो उनको अवेल करता है कि नहीं करता है। फिर सीनियरिटी लेवल पे या रिटायरमेंट के बाद कोई इन्फॉर्मेशन अगर उसकी है, उसके बाद अगर वो काम करना चाहे तो ये इन्फॉर्मेशन हम कलेक्ट कर सकते हैं। कैपेसिटी ऑफ इंडिविजुअल, इसके अकॉर्डिंग उसका जो होता है इंडिविजुअल असेसमेंट होता है, इसका स्कोर हो सकता है, हमने डिफरेंट टाइम्स उसका टेस्ट लिया, साइकोलॉजिकल टेस्ट लिया, सिचुएशनल टेस्ट लिया, हेल्थ इंफॉर्मेशन उसकी ली, क्या उसकी हेल्थ सही है कि नहीं वो हमें पता चल सकता है, तो ये इंडिविजुअल कैपेसिटी हमें पता चल जाएगी। स्पेशल प्रेफरेंसेस ऑफ इंडिविजुअल, किसी जोग्राफिक लोकेशन पे वो बार बार हमसे रिक्वेस्ट कर रहा है कि हम यहाँ पर काम नहीं कर सकते हैं, हम किसी और यूनिट में हमें शिफ्ट कर दीजिए, या किसी पर्टिकुलर जॉब के लिए वो बार बार इंसिस्ट कर रहा है कि नहीं हमें ये वाली जॉब दीजिए, हम इस वाली जॉब को अच्छा कर सकते हैं। तो इससे भी हमें पता चल जाता है कि कौन सी ज़्यादा उसकी प्रेफरेंसेज है, तो हो सकता है अगर वहाँ पे हमें उसको प्लेस कर दिया जाए तो वो अच्छा परफॉर्म कर सकें। यानी जो स्किल्स इन्वेंट्री है, स्किल्स इन्वेंट्री हम इनसे पता कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें अगर हम एम्प्लॉयज़ के बारे में रखेंगे या ऑब्जर्व करेंगे तो हमें पता चल जाएगा कौन सी हमारी स्किल्स इन्वेंट्री या कौन से एम्प्लॉयज जो हैं अच्छा परफॉर्म करके देते हैं। द मैनेजमेंट इन्वेंट्री की बात करते हैं। जो मैनेजमेंट इन्वेंट्री है वो स्पेशलाइज्ड नॉलेज होती है एंड एक्सपेंडेड फ्रॉम स्किल्स ऑफ इन्वेंट्री। वो बेसिकली क्या करते हैं, जो भी उनकी जरूरत है उसके ज्यादा परफॉर्म करके देते हैं, तभी हम उनको मैनेजरियल लेवल का टास्क देंगे। जैसे हमने कहा कि उनकी जो भी काम है वो क्या है, वो प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में रिक्रूट हुए हैं, उनका काम है प्रोडक्शन लेवल का काम देखना। लेकिन अगर वो अपने इनपुट या अपना जो भी एफर्ट्स है वो मार्केटिंग डिपार्टमेंट्स को भी दे रहे हैं, फाइनेंशियल डिपार्टमेंट को भी हेल्प कर रहे हैं, इसका मतलब वो मल्टी डायमेंशनल है, वो सारे डिपार्टमेंट्स में एडजस्ट हो सकते हैं या वहाँ के काम को सीख सकते हैं। इसका मतलब ये हमारे लिए क्या मैनेजमेंट इन्वेंट्री है, इसको हमें मैनेज करना चाहिए, इसको और एक्सप्लोर करना चाहिए, नए नए काम सिखाने चाहिए ताकि ये और डेवलप हो सके। यहाँ पर हम इंडिविजुअल की जो पास्ट परफॉर्मेंस है वो देखते हैं, उसकी स्ट्रेंथ देखते हैं, उसकी वीकनेस देखते हैं, ये आइडेंटिफाई करने को उसमें कितनी पोटेंशियल्स है ग्रोथ करने का, कितना वो आगे सीख सकता है या अपने आप को कितना एडवांस कर सकता है, ये इस बारे में पता करते हैं। देन एक्सपेक्टिंग पीपल टू चेंज, जो तीसरा हमारा आता है उसके अकॉर्डिंग, उसमें हम ये करते हैं कि सम चेंजेस कैन बी फोकस इजिली, जैसे कुछ चेंजेस होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, जैसे रिटायरमेंट, तो अगर किसी का रिटायरमेंट हो रहा है तो उसके अकॉर्डिंग जैसे रिटायरमेंट एज पे आने वाला है या उसकी एज अब ज़्यादा बढ़ गई है और वो अपने काम नहीं कर सकता है, तो अब रिटायरमेंट की एज पे वो कौन सा काम अच्छा करना चाहेगा, हो सकता है डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में वो हमारी हेल्प कर सके क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस ज़्यादा है, तो वहाँ पर हम उसको शिफ्ट कर सकते हैं। कुछ और चेंजेस हो सकते हैं, जैसे उसका ट्रांसफ़र हुआ या उसका प्रमोशन हुआ, तो कितने समय तक वो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में था, उसने क्या क्या चीज़ें हमारे लिए करी थी, क्या अच्छा करा था क्या ख़राब करा था, उसके अकॉर्डिंग हम ट्रांसफ़र या प्रमोशन की तरफ जाते हैं उसके। कभी कभी कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई किसी एम्प्लॉयज में, तो उसके अकॉर्डिंग किसी का रिप्लेसमेंट करना है, वो एक चेंजेस हो सकता है। किसी ने रेजिग्नेशन दे दिया, कोई छोड़कर चला गया, वो एक हो सकता है। कोई डिस्चार्ज कर दिया गया, हटा दिया गया, वो एक रीजन हो सकता है जिसके बेसिस पे हमें किसी और को लाना पड़ रहा है, शिफ्ट करना पड़ रहा है, तो ये एक रिक्वायरमेंट्स हो सकती है या इसके अकॉर्डिंग फिर हम चीजें डेवलप कर सकते हैं। ठीक। देन आता है डेवलपिंग एक्शन प्लान्स की, ये जो चीज़ें हमने कर रखी हैं कि इस तरह से हम जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट है या मेथड्स जो हैं इनको यूज़ करके हम प्लानिंग करेंगे। तो एक्शन प्लान हम कैसे तैयार करेंगे, जो लास्ट स्टेप आया इसका एचआर प्लानिंग का, तो जब लास्ट स्टेप आया एचआर प्लानिंग एक्शन प्लान डेवलप करने का, तो उसमें हम ये करते हैं कि नेट ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट क्या है हमारे पास, जो हमने पहले भी बात करी थी, और उसके अकॉर्डिंग हमें क्या क्या करना है या क्या क्या जैसे ट्रेनिंग प्रोवाइड करना है, हो सकता है उन्हें
डेवलपमेंट प्रोग्राम की कोई ज़रूरत है, ओरिएंटेशन की जरूरत है, तो क्या रिक्वायरमेंट है वो अकॉर्डिंग हम उसको करते हैं। जैसे फैक्टर्स अफेक्टिंग द प्लानिंग आर एडिशन, वेदर द रिक्वायरमेंट इज परमानेंट, क्या हमें जो एम्प्लॉयज चाहिए वो परमानेंट बेसिस पे चाहिए या केवल कुछ समय के लिए चाहिए। तो अगर हमें परमानेंट बेसिस पे नहीं चाहिए तो हम कॉन्ट्रैक्ट पे एम्प्लॉयज हायर कर लेंगे कि 6 महीने के लिए या 1 साल के लिए हमने एम्प्लॉयज हायर कर लिए, और जब हमारा काम पूरा हो गया तो हमने फिर उनको रिलीज कर दिया। अवेलेबिलिटी ऑफ क्वालिफाइड रिक्रूट्स, क्या हमारे पास क्वालिफाइड रिक्रूट्स अवेलेबल हैं। अगर मार्केट में ज़्यादा कैपेबल या ज़्यादा क्वालिफाइड कैंडिडेट्स हैं तो हो सकता है हम उनको परमानेंट रिक्रूट कर लें। कंटिजेंसी हायर्स, कभी कभी सिचुएशनल हायरिंग होती है, जैसे कोई किसी की डेथ हो गई या किसी ने रिजाइन कर दिया और उस सिचुएशन में हमें किसी की जरूरत है, तो हम अर्जेंटली, वो सिचुएशन ऐसी बन गई कि हमें हायरिंग करनी पड़ेगी, तो वहां पर हम ये हायरिंग कर सकते हैं। आउटसोर्सिंग, आउटसोर्सिंग में हम किसी और से को काम देते हैं कि हम एम्प्लॉयज डायरेक्टली हायर ना करके किसी और से कह देते हैं कि आप कुछ एम्प्लॉयज हमें प्रोवाइड कर दीजिए, जब हमारा काम हो जाएगा या हमारे इस काम को ये करवा दीजिए, वो आप अपने एम्प्लॉयज से करवा सकते हैं। तो आउटसोर्सिंग से भी हम कर सकते हैं। रिड्यूसिंग या डाउन साइजिंग की जो हमने बात करी, उसमें भी कई टेक्निक्स, जैसे ले ऑफ, टेम्परेरी सेपरेशन ऑफ एम्प्लॉयज, कि कभी कभी जैसे कोविड की सिचुएशन में ये हुआ कि एम्प्लॉयज ज्यादा काम नहीं था या प्रोडक्शन रुका हुआ था, तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन थी उन्होंने कहा कि अभी हम ले ऑफ पीरियड पर हैं, हम कुछ समय तक आपको काम नहीं दे पाएंगे, लेकिन जब जैसे सारी सिचुएशन ठीक हो जाएगी तो हम आपको वापस बुला लेंगे। टर्मिनेशन भी हो सकता है, आपको टर्मिनेट भी किया जा सकता है कि हमें लग रहा है कि हमारे पास मैन पावर ज्यादा हो गई है, तो उनमें से कुछ को हटा दिया जाए क्योंकि ये फाइनेंशियल बर्डन है हमारे लिए। अर्ली रिटायरमेंट इंसेंटिव, बैंक्स में या उसमें भी पीएसयूज में भी अभी आप देख रहे हैं कि जिनकी रिटायरमेंट एज के आसपास है तो उनसे कहा जाता है वॉलंट कि आप रिटायरमेंट इंसेंटिव ले लीजिए, एक फिक्स्ड अमाउंट या ये चीज़ें ले लीजिए, और आप अपनी जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं उनको रिलीज कर दीजिए ताकि किसी और को रिक्रूट किया जा सके। वॉलंटरी रिटायरमेंट इंड्यूसमेंट ही होता है कि आप इच्छा से, अगर आप चाह रहे हैं, आपकी कोई पर्सनल प्रॉब्लम है या किसी रीजन की वजह से आपको लग रहा है कि मैं अभी आगे कंटिन्यू नहीं कर सकता हूँ, तो आप वॉलंटरी रिटायरमेंट भी ले सकते हैं, और उसके आपके रिप्लेसमेंट में किसी और को आप सजेस्ट कर सकते हैं या किसी और को हम हायर कर सकते हैं। कुछ और अप्रोचेस होती हैं, जैसे कि रिक्लासिफिकेशन, रिक्लासिफिकेशन में ये होता है कि हम फिर से अरेंज करते हैं कि सारी हियरार्की हमने जैसे टॉप लेवल मैनेजमेंट, मिडिल लेवल मैनेजमेंट, लोअर लेवल मैनेजमेंट बनाया, लेकिन हमें लग रहा वो इफेक्टिव नहीं है, तो हमने लेवल्स को चेंज करके देखा, जो लोअर लेवल है उसको मिडिल लेवल में लाके देखा कि क्या वो शफलिंग करने से या फिर से उसको कैटेगराइज करने से वापस क्या जो हमारी प्रोडक्टिविटी है वो सही हो रही कि नहीं हो रही है। ट्रांसफर्स, एक डिपार्टमेंट से दूसरे डिपार्टमेंट में ट्रांसफर करके देखा क्या चीज़ें सही हो पा रही हैं, प्रोडक्टिविटी हमारी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। वर्क शेयरिंग, काम को शेयर करके देखा कि हो सकता है इंडिविजुअल वो काम ना कर पा रहा हो, ग्रुप में वो काम कर सके, तो हमने ग्रुप्स में बांट दिया कि इस काम को आप ग्रुप्स में करेंगे या टीम्स में, छोटी छोटी टीम्स में बांट देंगे, तो 4-4 5-5 का जो ग्रुप होगा वो इस टास्क को अकम्प्लिश करेगा। तो वर्क शेयरिंग भी हो सकता है, तो वर्क शेयरिंग में हो सकता है कि चीज़ें सही हो जाएं या जो भी हमारी प्रोडक्टिविटी डिजायर्ड है वो आ जाए। तो इस तरह से हम लोग ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। यानी आज हम लोग ने जो बात करी स्टेप्स इन जो एचआरपी है वो डिटेल में पूरा डिस्कस किया कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के स्टेप्स क्या हैं, और जो टेक्निक्स हैं, टूल्स या मेथड्स होते हैं, जो हम लोग ने जजमेंटल मेथड्स और जो मैथमेटिकल मॉडल्स हैं उनके बारे में डिस्कशन किया, वो क्या होते हैं और कैसे होते हैं। इसमें से किसी को कुछ पूछना है पूछ सकता है। सर एक बार और रिपीट कर दीजिए। कौन सा बेटा? सर ये वाली स्लाइड जो आपने एक्सप्लेन की उसके पहले, स्किल्स इन्वेंटरी वाली, ये एक्सपेक्टिंग पीपल टू चेंज। इसमें ये कह रहा है कि कुछ एक्सपेक्टेशंस कभी कभी हम लोग अचानक से आ जाती कि हमें मैन पावर की जरूरत नहीं है लेकिन आ गई। वो कैसे? जैसे कोई रिटायरमेंट की आ गया, ठीक है, अब वो रिटायरमेंट, जैसे हमने आगे बात करी, वॉलंटरी रिटायरमेंट हो सकता है, या अगर उसकी एज पूरी होगी और वो चाह रहा है कि मुझे ऑर्गेनाइजेशन छोड़ के जाना है, तो उस जगह हमें मैन पावर की जरूरत पड़ेगी, यानी हमें उसके रिप्लेसमेंट में कोई ना कोई चाहिए। कुछ चेंजेस और हो सकते हैं, किसी का ट्रांसफर हो गया, जैसे अब कोई यहाँ पर बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था लेकिन उसने आप कहा कोई फैमिली रीजन हो गया, कोई पर्सनल रीजन होगा कि मैं इस लोकेशन पे काम नहीं कर सकता, मुझे कहीं और ट्रांसफर कर दीजिए। तो जब उसका ट्रांसफर हुआ या किसी का प्रमोशन हो गया, यहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था, तो हमने कहा उसको किसी हायर लेवल पे भेज दिया जाए, तो वो तो हायर लेवल पे पहुंच गया, लेकिन जिस पोजीशन पे वो काम कर रहा था वो वैकेंसी वहां पर वैकेंसी हो गई है या वो वैकेंट हो गई पोजीशन, तो उसके लिए हमें किसी लोग की जरूरत है, तो वहां पर एक रिक्वायरमेंट आ सकती है। फिर डिफिकल्ट टू फोकास्ट, कभी कभी होता है कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें हो जाती हैं, जैसे किसी की डेथ हो गई, किसी ने रिजाइन कर दिया या किसी को डिस्चार्ज कर दिया गया, तो ये भी एक रीजन हो सकते हैं जहां पर हमें एम्प्लॉयज की जरूरत पड़ती है। देन एक्शन प्लान, जो लास्ट स्टेप था हमारा एचआर प्लानिंग का, उसके अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, एक्शन प्लान तैयार करना है कि कितने लोगों की जरूरत है, क्या हमें परमानेंट एम्प्लॉयज चाहिए,
हमें रिक्रूटर्स कहाँ, क्वालिफाइड रिक्रूट्स मिल रहे हैं अगर मार्केट में तो हमारे लिए सही है। क्या सिचुएशनल हायरिंग है हमारी, केवल कुछ पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए हमें चाहिए, या सिचुएशन ऐसी बन गई है जिसमें टेक्नोलॉजी एडवांस हो गई है तो हमें नए एम्प्लॉयज की जरूरत है, या जैसे मर्जर हुआ, एक्विजिशन हुआ तो वहां पर कंटिजेंसी हायरिंग होती है, या आउटसोर्सिंग हमें लग रहा हम खुद हायर ना करें किसी और से काम करवा लें, तो ये एक्शन प्लान हो सकता है हमारा। ठीक, और कुछ? नहीं, थैंक यू सर। ओके, वेलकम। और किसी को कुछ पूछना है? यस सर। क्या पूछना है, बताओ बेटा। सर वो बेंच मेकर क्या था सर, वो बता बेंच दीजिए। मार्किंग जो होता है, बेंच सर, मार्किंग में हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड सेट करते हैं। स्टैंडर्ड सेट करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम लेदर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, ठीक है, तो हम लेदर प्रोडक्ट्स बनाते हैं, तो हम देखते हैं कि उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में या उस पर्सपेक्टिव सेक्टर में कौन सी जो पर्टिकुलर फर्म है वो अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो हमने कहा जैसे मिर्जा इंटरनेशनल है, तो मिर्जा इंटरनेशनल बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, तो हमने एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। बेंच मार्किंग का मतलब है, बेंच मार्किंग मतलब मार्किंग करना, कि एक स्टैंडर्ड सेट कर लिया। उस स्टैंडर्ड से फिर हम अपने आप को कंपेयर करते हैं कि हम कहाँ पर हैं इस समय, और उस स्टैंडर्ड तक पहुंचने के लिए हमें क्या करना होगा। जैसे हमने यहाँ पर मैन पावर रिक्वायरमेंट की बात हो रही है, तो हमने कहा कि जैसे उस पर्टिकुलर इंडस्ट्री में जो अच्छा परफॉर्म कर रही है, उस एक ऑर्गेनाइजेशन में कितने एम्प्लॉयज काम करते हैं, मान लीजिए 3,000 एम्प्लॉयज काम करते हैं वहां पर। फिर हमने देखा हमारी ऑर्गेनाइजेशन में कितनी एडजस्टेबिलिटी है, तो हमने कहा हम अपने ऑर्गेनाइजेशन में केवल 1,000 एम्प्लॉयज रख सकते हैं, यानी अभी 2,000 एम्प्लॉयज हमारे लिए कम पड़ रहे हैं। तो इसका मतलब हमें वर्किंग आवर्स बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि हमें स्टैंडर्ड तो मैच करना ही करना है, लेकिन हम अफोर्ड भी नहीं कर सकते हैं ज्यादा एम्प्लॉयज। तो क्यों ना हम इसमें वर्किंग आवर्स चेंज कर दें कि 8 घंटे 500 लोगों से काम करवाएं, फिर 8 घंटे 500 लोगों से काम करवाएं, ताकि क्योंकि वर्किंग आवर्स हम 7-8 घंटे से ज्यादा नहीं कर सकते हैं, लेकिन अगर हम 2 शिफ्ट में काम करवाएंगे तो हो सकता है ज्यादा हमारा आउटपुट मिल जाए, या जो भी प्रोडक्टिविटी है वो हमारी बढ़ जाए। तो बेंच मार्किंग हम एक स्टैंडर्ड सेट करते हैं, उस स्टैंडर्ड से अपने आप को कंपेयर करते हैं, जो गैप होता है उस गैप को फिल करने की कोशिश करते हैं, उसे बेंच मार्किंग कहते हैं। ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक है बेटा, यहीं तक रखते हैं, इसके बाद हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके जी सर। सर। ओके।